नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है जैसा कि हमेशा रहता है। आज जो टॉपिक है वो कवर कर रहा है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कई चीजें आती हैं, इसमें ऑटोमेटा भी आता है। ऑटोमेटा भी एक सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें स्टेट्स बनती हैं। किसी भी ओवरऑल प्रोसेस को हम मॉडल करते हैं स्टेट्स में, एक पूरे फंक्शनैलिटीज को एक कुछ स्टेट्स में तोड़ देते हैं और उन स्टेट्स का ट्रांजिशन देखते हैं कि एक पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कितनी स्टेजेस लगी और किस तरह से प्रोसेस का फ्लो हो रहा है एक पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, आउटपुट देने के लिए कि डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इसी के लिए भी होती है और कुछ इसकी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज भी होती है कि किस तरह से एक सिस्टम जो है वो परफॉर्म करेगा, उस पे उसके परफॉर्मेंस, सेटअप, स्पीड, उसके कैलकुलेशंस को किस तरह मॉडल किया जाए, वो भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, बेसिकली देहरादून का रहने वाला है। तो उसने क्वेश्चन पूछे थे कि सर क्या स्कैप रोबोटिक्स में हमारे गेट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कैप रोबोटिक्स सेंटर हर वो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, जिससे कि जो फिजिकल या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम वो हर टेक्नोलॉजी को के सॉल्यूशंस के प्रोवाइडर हैं, जो अगर आपके मन में उनके चीजें उनके बारे में जानने की इच्छा है तो हम उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए आपको मदद करते हैं। तो उसके सिलसिले में उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, 3 क्वेश्चंस थे। वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपको इससे डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनमें मेन मेमोरी, सीपीयू, कैशे, इन सब के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं दैट शुड बी टेकन इन ग्रांट की आपको कैसे जो है इनको डील करना है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्लियर है आपको? टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आता है और दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। लिखा हुआ है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द रिलेशन। दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन कुछ एक आपका रिकरेंस रिलेशन की तरफ लग रहा है क्योंकि AR के टर्म्स आए हैं। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। R is greater than 2 दिया हुआ है। तो भाई क्या कर सकते हैं इस तरह की चीजों में? तो इस तरह की चीजों में एक काम कर सकते हैं कि मान के चले लेट कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज ARP। पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये हम P into 3 power R मान। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां पुट कर दीजिए। क्या आएगा? पुटिंग इन इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, AR आएगा P into 3 की पावर R minus 3 into P into 3 की पावर R minus 1 plus 2। ठीक है, 2 P into 3 की पावर R minus 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 की पावर R। ठीक है, वही चीज कर दी हमने, बस रख दिया इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। क्या है, अब इसमें से काम करिए आप P into 3 की पावर R कॉमन आ सकता है इसमें, देखिए आ सकता है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस ये आ गया आपका 3 into 1/3 प्लस 2 to 1/9। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 की पावर R। 3 पावर कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास P, ये 1 माइनस 1 प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों कट गया, बचा 2/9 P इज इक्वल्स टू 1। तो P कितना निकल के आया 9/2। यहाँ P इज अ कांस्टेंट क्योंकि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो P 9/2, तो उसका हेंस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी क्या होगा भाई, P के 9/2 रख दीजिए तो ARP क्या हो गया 9/2 3 की पावर R। ये हम कह सकते हैं इसको
3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर r बाई 2, मतलब 3 की पावर r प्लस 2 बाई 2। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? हाफ 3 की पावर r प्लस 2, दैट इज AR P, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको बाद देख लीजिए, when a cache is 10 times faster than the main memory। हम जानते हैं अगर मेमोरी हायरार्की की बात करें तो सबसे जो है सबसे फास्टेस्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, फिर कैशे देन मेन मेमोरी। ठीक है, अगर हम फास्टर स्पीड की बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं? रजिस्टर्स, देन कैशे, देन मेन मेमोरी, देन ऑप्टिकल, ये सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दैट इज द फास्टेस्ट। ठीक है, उसके बाद दैट इज द स्लोएस्ट। तो ये मेमोरी हायरार्की हम जानते हैं। अब लिखा हुआ क्वेश्चन क्या दिया है? व्हेन अ कैशे इज 10 टाइम्स फास्टर देन द मेन मेमोरी। तो लिखिए लेट कैशे एक्सेस टाइम जो है, कैशे एक्सेस टाइम C है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा क्या M मान लेते हैं। कैशे 10 टाइम्स फास्टर, क्योंकि टाइम से ही फास्टर होता है, तो इसलिए क्या हो गया? इसको हम ऐसे करें M इज इक्वल टू 10 इंटू C हो सकता है। इससे क्या होगा? C जो आ जाएगा M बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, एंड कैशे कैन बी यूज 90% ऑफ द टाइम। हाउ मच स्पीड वी गेन यूजिंग कैशे? इस सिस्टम में कैशे का यूज 90% ऑफ टाइम होता है और कैशे की एक्सेस टाइम इस तरह से गवर्न है। ठीक है, कैशे एक्सेस टाइम इज C, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम M है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मेन मेमोरी कैशे टेक 10 टाइम्स फास्टर देन मेन मेमोरी, तो M इसका 10C कर सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, स्पीड गेन कैशे, टोटल एक्सेस टाइम यूजिंग कैशे जब यूज कर रहे हैं तो कितना एक्सेस टाइम लग रहा है? 0.9, 90% कैशे ले रहा है, कैशे एक्सेस टाइम, बचा 1% मेन मेमोरी ले रही है। ठीक है, 0.9 C की वैल्यू यहां से हम यहां रख दें, कितना हो जाएगा? M बाई 10 प्लस 0.1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.09 M प्लस 0.1 M, ये क्या हो गया? 0.19। अब क्या है? हाउ मच स्पीड वी गेन? तो स्पीड गेन क्या होगी? ओरिजिनल जब M था अपॉन 0.9 M। ठीक है, जब 100% मेमोरी यूज हो रही थी और जब एक्सेस टाइम यूजिंग कैशे लग रहा था। ठीक है, तो क्या होगा? 1 बाई 0.19, M और M कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5.2777 स्पीड गेन। ठीक है, इतनी स्पीड गेन होगी। इसी यूनिट में होगी। मेजर एक्सेस टाइम दिया है तो हमने मॉडल कर लिया कि कितना, अगर एक्सेस टाइम कैशे के होगा तो 90% कैशे यूज कर रहा है, तो आपका 0.9C प्लस जो बचा 10% है वो मेमोरी यूज हो रहा है। और कंपेयर किससे करेंगे? जब 100%, व्हेन 100% मेमोरी यूज, व्हेन 100% मेन मेमोरी इज यूज्ड। ये 100% मेन मेमोरी यूज, और जब कैशे के साथ एक्सेस किया गया तब उसे कंपैरिजन से आपका स्पीड गेन निकल आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके बेसिकली गेट में CS के लिए पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, IAS के एग्जाम में भी, प्रीलिम्स में या एक इनिशियल कम वेटेज क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि स्पीड गेन निकाला था, फास्टर की बात थी, इसीलिए हमने एक्सेस टाइम पर को हमने मॉडल किया किसी वेरिएबल से। ठीक है, अब बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द अनपाइपलाइन मशीन। पाइपलाइन के बारे में आपको पता होगा, पाइपलाइनिंग क्या होती है? हम किसी भी एग्जीक्यूशन को या प्रोसेसर एग्जीक्यूशन को हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच और एग्जीक्यूट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, ये आपकी पाइपलाइनिंग, ये एक प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन के 4 स्टेज होते हैं। अगर पाइपलाइनिंग यूज करें तो कुछ इस तरह से ये बन जाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच,
इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, इसी तरह दिस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच और एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोसेस के पार्ट्स की वर्किंग हो चुकी होगी, अगर हम ये ना करते, पाइपलाइन ना लगाते, तो क्या होता हमारा एक समय में हमारा क्या होता, एक ही प्रोसेसर की या एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका होता, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। ये आपका क्या है, एक प्रोसेसर पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरे प्रोसेसर पे दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तीसरे प्रोसेसर पे तीसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक ही कुछ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के चलते क्या हो रहा है, उसके 3 पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसी समय में। अगर स्ट्रीमलाइन होता तो एक के बाद पूरा एक लगता, तो उसमें क्या होता, हमारा समय ज्यादा लगता। फिर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। अनपाइपलाइंड मशीन है विद 10 नैनोसेकंड क्लॉक साइकिल, 10 नैनोसेकंड की क्लॉक साइकिल है। इट यूजेस 4 साइकिल्स फॉर एएलयू ऑपरेशंस, ब्रांचेस, 4 साइकिल्स किसके लिए, एएलयू ऑपरेशन और ब्रांचेस के लिए, ठीक है, एंड 5 साइकिल्स फॉर मेमोरी ऑपरेशंस, और मेमोरी ऑपरेशन के लिए 5 साइकिल, 4 साइकिल एएलयू प्लस ब्रांचेस के लिए और 5 साइकिल मेमोरी ऑपरेशंस के लिए। एज्यूम दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर ऑपरेशंस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज ऑपरेशन, 40% किसके लिए, एएलयू ऑपरेशंस के लिए, 20% फ्रीक्वेंसी है ब्रांचेस के लिए, 40% फ्रीक्वेंसी है आपकी मेमोरी ऑपरेशंस के लिए। तो ड्यू टू सम रीजन इफ मशीन एट 1 नैनोसेकंड ऑफ द ओवरहेड टू द क्लॉक, ठीक है, किसी कारण से मशीन पर 1 नैनोसेकंड का क्लॉक ओवरहेड हो जाता है, तो हाउ मच स्पीड इन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रेट विल गेन फ्रॉम द पाइपलाइन। तो हमारा अगर पाइपलाइनिंग की तरह हम यूज करते, पाइपलाइन यूज करते, तो हमारा कितना स्पीड गेन हमारा या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम हो जाता है। तो एक इसमें मोटा सा एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, ये होता है क्लॉक साइकिल, ठीक है, इनटू आपका ब्रांच सीपीआई, दैट इज साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो होता है क्लॉक साइकिल्स, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इनटू एवरेज सीपीआई, साइकिल्स पर सेकेंड। तो यहां बात करते हैं क्लॉक साइकिल्स कितनी है, 10 नैनोसेकंड की क्लॉक साइकिल है, तो 10 नैनोसेकंड्स, ठीक है, इनटू एवरेज साइकिल पर सेकेंड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगाएंगे, 40% किसके लिए, एएलयू के लिए 40%, ये 4 साइकिल्स किसकी है, ब्रांचेस की, तो 40% प्लस 20% इंटू 4 साइकिल, ठीक है, प्लस कितनी है, बाकी 40% किसके लिए है, सॉरी बाकी 40% किसके लिए, 5 साइकिल्स मेमोरी ऑपरेशंस के लिए। तो बाकी का आपका 40% जो आएगा वो होगा 5 साइकिल से गुणा, ठीक है। यहाँ होगा 10.04, ठीक है, 0.4, ठीक है, दैट इज 40/100 0.4 प्लस 0.2 इंटू 4 प्लस ये कितना है 0.4 इंटू 5, इसको आप गुणा कर लीजिए, निकालेंगे 10.6 इंटू 4 प्लस 0.5 और 5 और 22, ये 2.4, ये कितना आ जाएगा 10, 2.4 प्लस 2 मतलब 4.4 इंटू 10 मतलब 44 नैनो सेकेंड्स। ये तो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम आया। एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम के बाद आपको क्या करना है, गेन निकालना है, स्पीड गेन, स्पीड गेन ड्यू टू पाइपलाइनिंग। इसी प्रोसेस को अगर पाइपलाइनिंग के थ्रू किया जाता तो स्पीड गेन कितना होता, तो बगैर पाइपलाइनिंग के एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट पाइपलाइन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम विद पाइपलाइन। तो एग्जीक्यूशन टाइम विद पाइपलाइन क्या होगा भाई, ये आपका अगर हम देखें
तो ओवरहेड जो आपका बेसिक आइडियल साइकिल होती है, ये एग्जीक्यूशन टाइम विद पाइपलाइन जो होगी वो होगी मोस्ट डिलेड प्रोसेस टाइम प्लस ओवरहेड। ठीक है, तो मोस्ट डिलेड प्रोसेस टाइम कितना है, उसकी बेसिक क्लॉक साइकिल होती है तो 10 नैनोसेकंड का है। ठीक है, तो 10 प्लस ओवरहेड कितना है 1 नैनोसेकंड, दैट इज द ओवरहेड। ठीक है, ऐड सेगमेंट तो 11 नैनोसेकंड है। तो क्या है, स्पीड गेन कितना हो जाएगा, स्पीड एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट पाइपलाइन कितना है आपका 44 नैनोसेकंड्स, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 4 इज द स्पीड गेन ड्यू टू पाइपलाइनिंग। अगर पाइपलाइनिंग यूज कर लेते तो हमारा स्पीड गेन कितना होगा, स्पीड गेन कितना 4 टाइम्स होगा, दैट इज द 4 टाइम्स, दिस विल बी द 4 टाइम्स। तो अगर पाइपलाइनिंग, जहां पे पाइपलाइनिंग नहीं यूज की गई है तब ओवरहेड कितना आ रहा है, तब आपका कितना प्रोसेस एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना आ रहा है 44 नैनोसेकंड्स। पाइपलाइनिंग अगर नहीं यूज की गई मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, फिर आपका इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये क्या है, अनपाइपलाइन है। ये कौन सा है, दैट इज द पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। तो अब क्या है कि पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस फर्स्ट, फिर प्रोसेस सेकेंड। ठीक है, तो जब तक ये इस तरह से चलता रहेगा तब तक कि जब तक पूरा प्रोसेस जो है, पहला पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, फिर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये अनपाइपलाइंड है। अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करते हैं उस प्रोग्राम के, उस प्रोसेस के सब पार्ट्स करके, ये सब प्रोसेस को, ये सब एक पूरे प्रोग्राम के सब पार्ट्स करके उसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो अगर किसी प्रोसेस को अनपाइपलाइन तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उसमें इस डेटा के हिसाब से 44 नैनोसेकंड्स लगेंगे, लेकिन अगर इसी प्रोसेस को पाइपलाइन एग्जीक्यूशन किया जाए तो ओवरहेड के हिसाब से 11 नैनोसेकंड लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कितना स्पीड गेन हुआ, अगर पाइपलाइनिंग होती तो 4 टाइम्स। कहने का मतलब क्या है कि पाइपलाइनिंग लगने से हमारा स्पीड गेन, स्पीड इंक्रीज करें, स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग से कितनी स्पीड गेन की, 4 टाइम्स। मतलब अगर अनपाइपलाइन होता उससे 4 टाइम फास्टर काम करेगा पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। तो दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल थिंग्स दैट अकर्स इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग पार्ट। तो जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था तो उसको मैंने ये चीज सॉर्ट करके उसका आंसर सॉल्यूशन देकर प्रॉपर उसको मेल कर दिया है। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के सामने भी इस चीज को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी जेनरिक थिंग टू मेंशन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कि सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस वाले को पता होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी इसके बारे में उतना ही नॉलेज होनी चाहिए जितनी कंप्यूटर साइंस वाले को। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में लाया है, किसी पर्टिकुलर डोमेन का नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि हर इंजीनियरिंग आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी है। ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत बुरी तरह और बहुत अच्छे से जुड़ी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के तह तक जाएंगे किसी प्रोसेस के, तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो डायोड, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, इन सब चीजों से जाके जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। तो आप धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को भी पढ़ते रहोगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट बीटेक टाइम पे हैं जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं, लेकिन होते इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉमन। जैसे कि आपका नेटवर्क सिंथेसिस हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कुछ हद तक ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत थिन मार्जिन बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंतर्गत। ठीक है, इंजीनियरिंग के या कह सकते हैं कि पोस्ट इंजीनियरिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो, अभी भी हमने कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है, व्हाट्सएप दिया है, मेल दिया है, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।